उन आइटम्स को बेस्ड ऑन देयर फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू कब की? एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब आपने वो सेल की ट्रांजैक्शन की है उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू का जब भी नाम आए ना तो एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, कब की? सही है, फेयर मार्केट वैल्यू के साथ ये सवाल जुड़ा हुआ है हमेशा। फेयर मार्केट वैल्यू पे चीज को लेना ठीक है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कब की? ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। कई जगहों पे फेयर मार्केट वैल्यू आपने कॉस्ट के टाइम की, एक्विजिशन के टाइम की लेनी है, वो बाद की बात है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये फेयर मार्केट वैल्यू वो लेनी है उस टाइम की जब आपने ट्रांजैक्शन सेल की है। हाँ जी, अज्यूम है, अजम्पशन है, क्योंकि अगर उसने कंफ्यूज करना होता आपको दोनों फेयर मार्केट वैल्यूज दे देता, कॉस्ट के टाइम की भी दे देता, कंसिडरेशन के टाइम की भी दे देता। नहीं, ऐसे तो वो सिंपल ही बता रहा है, वो हम कंफ्यूज खुद हो रहे हैं, हम बचपन से कंफ्यूज हैं। ठीक, नहीं यहाँ पे उसने दो इकट्ठी नहीं ना दी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम अज्यूम यही करेंगे कि ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ट्रांजैक्शन के टाइम की, ठीक है, तो सेल के टाइम की। इसमें क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ। ठीक है, अच्छा इस सवाल को पूरा करते हैं। अच्छा, अब आगे क्या होगा? अब हमने जो गेन लॉस निकालना है, जो हमने गेन या लॉस निकालना होता है वो किस पे निकालते हैं? कंसिडरेशन रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर में से परचेज कॉस्ट लेस करनी है। तो पहले केस में 8000 है, तो इनमें से हायर क्या है? 15000। तो मेरा क्या गेन कितना हुआ? 15000 मुल्फी 8000, 7000। ठीक है, यहां पे इन दोनों में से हायर क्या है? 7000। ये 900 ही थी, ये 770 होगा, ये 7700 नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये 900 और 770 में से हायर फेयर मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट लेस करें 1200 मुल्फी 900, 300 का लॉस, 300 का लॉस। ठीक है, और ये 25000 और 21000 में से हायर 25000 है, तो 20000 में से 5000 का गेन। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये काम करा लिया उसने, लेकिन वाकई में फेयर मार्केट वैल्यू हायर बन रही है। आपको कैसे पता चलेगा? बात तो ये है ना कि पता कैसे चलेगा? किसी एक की ज्यादा भी तो हो सकती है ना, ये हम ज्यादा ऐसे हो सकती है, इसकी बेस पे तो हमने डिवाइड किया है। ओहो, किसी एक आइटम की तो ज्यादा हो सकती है ना, किसी एक आइटम की तो ज्यादा हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं ना है। किसी एक आइटम की ज्यादा होती तो फिर क्या करते? हाँ, सबकी नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी होती तो वो वहां से निकलती। ठीक है, तो यहां पे वो ट्रांजैक्शन बन ऐसी रही है। क्या मसला हो गया? क्या मसला हो गया? बता दे, बता दे, मैं बता दूं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं समझ लग रही क्या? कौन से वाला? ये वाला? ये माइनस में फिगर आ रही है, ये वाला? ये माइनस में तो नहीं बनेगा ना, ये है ना 15। इन दोनों में से हायर उठानी है, इन दोनों में से हायर कौन सी है? 15000। तो 8000 में से 15000 में से 8000 माइनस करें, जो मिला है ये कंसिडरेशन रिसीव्ड है ना, इन दोनों में से हायर लेते हैं ना, तो 15000 में से 8000 माइनस करें तो 7000। इन दोनों में से हायर उठाएं तो 900 में से 1200 माइनस करें तो 300 नेगेटिव लॉस हो गया। इन दोनों में से हायर उठाएं तो 25000 में से 20000 माइनस करें तो 5000 पॉजिटिव में आ गया, गेन हो गया। इन दोनों में से तो हायर उठाएंगे ना,
इसको इसको मिटा दें आप। ये वही वाला सिंपल सा फॉर्मूला है इन के, फेयर मार्केट वैल्यू या कंसीडरेशन रिसीव्ड, विच एवर इज हायर, उस फॉर्मूले के तहत है। लगी समझ? ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, इसको अभी कंफ्यूज ना करें। ये फॉर्मूला है कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस परचेज कॉस्ट, और कंसीडरेशन रिसीव्ड हम उठाते हैं हायर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड या फेयर मार्केट वैल्यू, ऐसे है। चले, अच्छा अब इसके ऊपर आ गया। अब देखिए जरा, ये आपने मुझे बताना है, ये इन भाई साहब को जरा हिलाना। हाँ, ये मुझे बताएं कि इस गेन लॉस की क्या ट्रीटमेंट करूंगा मैं। जबरदस्त, क्यों नहीं होनी? जबरदस्त। ये 300 का लॉस इज अनएडजस्टेबल लॉस, तो गेन कितना जाएगा मेरा? 700 जमा 7000 जमा 12000। गुड, तो 12000 का मैं गेन लेके जाऊंगा एंटीक्स के अंदर, यहां पे 12000, और यहां पे लिख दूंगा कि जो 300 का जो लॉस है दैट इज अनएडजस्टेबल लॉस। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि लॉस ऑफ 300 इज अनएडजस्टेबल। तो जब वो अनएडजस्टेबल का लॉस है तो ना वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना वो एडजस्ट होगा, तो वो खत्म, और वो फिर हमारा गेन कितना जाएगा? 7000 जमा 5000, 12000। लगी समझ? लगी समझ? लिखने पे फोकस कम किया करें, सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, समझने पे फोकस ज्यादा किया करें। सोल्यूशन तो इसके मिल जाएगा आपको, अंडरस्टैंड करने। हाँ, इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं की, वो लिख लिया करें। जिस तरह ये कंसीडरेशन का पॉइंट था, वो बेशक उर्दू में अपने पास लिख लिया करें। सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इनके, लेकिन वो सॉल्यूशन लिखते लिखते आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां पे आ जाए फिर, अब बताएं टोटल इनकम क्या बन रही है? 5000, 12000, 17000, 18900। 18900 में से इमूवेबल प्रॉपर्टी 5000 लेस कर दें, अब कितनी बन गई? 13900। 13900 पे एनटीआर का बताएं टेबल कौन सा लगेगा, सैलरीड का नॉन सैलरीड का? निकालें, लगाएं। कुछ लोग नॉन सैलरीड का टेबल लगा लें, और कुछ ये मुझे बताएं इमूवेबल प्रॉपर्टी 5000 के ऊपर टैक्स क्या बनता है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का? है क्यों? कब खरीदा था? 4 साल से ज्यादा। और खरीदी कब थी? 19 में, जनवरी 19 में खरीदी थी, और बेची कब है? 15 नवंबर 2023। नवंबर 23 में बेची है, तो जनवरी 20, जनवरी 21, जनवरी 22 और जनवरी 23, 4 साल से ज्यादा हो गया है, और 5 साल से कम। तो इस पे कोई टैक्स नहीं है, बिल्डिंग पे 0%। लॉ जी, मजे हो गए। तो सेपरेट ब्लॉक के ऊपर 0। तो एनटीआर का कितना बन गया? हाँ जी, जल्दी से बता दें, ये तो फिंगर टिप से याद हो जाना चाहिए अभी तक। 13900 पे कितना बना टैक्स? हाँ, कितना बना? निकाल लो भाई, वो कैलकुलेटर घर से ले ही आए हो तो इस्तेमाल भी कर लो।
ये बेचना नहीं है बाद में, ये जी बिल्कुल अनयूज्ड है। अब तो समझ लगी। यदि आप इतनी वैल्यू क्यों लगा रहे हैं, मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। बताएं जी, बताएं जल्दी से। अच्छा, आप दोनों मशवरा करी जा रही हैं काफी देर से, बता नहीं रही कितना बन गया टैक्स 423 है। 423 और आगे कितना है? 40 4 टू टेट्रा जीरो कहते हैं इसे। 4 आप तो एक ही लिखेंगे ना 1000 में। 4,23,000 ले जी, ये टैक्स बन गया। 4,23,000 ही आ रहा है अभी सबका। हाँ अच्छा, 4230 करके बस ये चले जी। टोटल टैक्स ये हमारा बन गया लाइबिलिटी 4230। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेरी रह गई हो तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, जो नया कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है वो ये इसके ऊपर पढ़ा है, ये वाला, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट था। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पुराने ही चल रहे थे, ठीक है। लेकिन उनकी एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी है कि देखें, आप इस पे भी कंफ्यूज हो रहे थे, कॉइन्स में भी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए, वो ऊपर वाले पे क्लियर थे, लेकिन वो टेस्ट में आता तो पता चलता कि उसमें भी नंबर कट गए। पिछले वाला वो टीचर असिस्टेंट नहीं करना है वापस। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है, इसके आगे जो सोल्यूशन में उसने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अशफाक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन रिलेशन टू कैपिटल गेन, कैपिटल गेन से रिलेटेड उसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उसमें पहली बात तो ये कैपिटल एसेट को एक्वायर करने का प्रूफ। दूसरा जो उसने लिखा है कि एविडेंस ऑफ डिडक्शन फॉर एनी कॉस्ट, अगर आप कोई कॉस्ट उसमें से डिडक्ट कर रहे हैं तो उसका एविडेंस चाहिए। और एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द कैपिटल एसेट, उसको बेचते टाइम जो कंसिडरेशन मिली है उसका प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, ठीक है। उसको खरीदने का सबूत, उसको बेचने का सबूत, और उसके अगेंस्ट अगर कोई खर्चा लेस किया है तो उस खर्चे का सबूत, एविडेंस, ठीक है। क्या ये लेटेस्ट अटेम्प्ट में सवाल आया, देख लें। लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है स्प्रिंग 2024 में, उसका सलूशन है, देख लें आप। लेकिन बता दिया, ये सलूशन करवा भी दिया, बता भी दिया, और क्या चाहिए है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? खरीदने का, बेचने का, और एक्सपेंसेस अगर कोई किए डिडक्शन के तौर पे तो उसका, ठीक है। तो ये उसके अंदर चाहिए। ले जी, टेस्ट किसने याद किए थे? बस आ गए। ओए होए होए, बस